देश का बजट आने वाला है और इसी को लेकर बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोदी सरकार 3.0 का दूसरा आम बजट आज पेश होने जा रहा है। बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आम बजट पेश होने से एक दिन पहले ही संकेत दे दिया कि इस बार गरीबों, मिडिल क्लास और महिलाओं के लिए कई नई पहल का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर रह सकता है। बजट में सरकार कृषि, ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर सकती है और अनुमान तो देखिए यह भी लगाया जा रहा है कि सरकार ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ बड़े ऐलान करेगी। बजट से मिडिल क्लास को बहुत उम्मीदें हैं। बजट से मिडिल क्लास को बहुत आस है। मिडिल क्लास इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें बदलाव की उम्मीद कर रही है। एटीसी में भी छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। होम लोन के इंटरेस्ट को लेकर भी मांग की जा रही है कि उसमें भी छूट की सीमा बढ़ाई जाए। उम्मीदें की जा रही है अगर ऐसा होता है तो फिर मिडिल क्लास के लिए राहत बड़ी होने वाली है और मिडिल क्लास के लिए राहत मिलने जा रही है इस बजट में। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बजट सत्र की शुरुआत से पहले जब मीडिया के सामने आए तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हर गरीब और मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे, इस कामना के साथ बजट सत्र की जब उन्होंने शुरुआत की है तभी से तो उम्मीदों को और पंख लग गए हैं। फिलहाल ये आज का बजट अभी दिखाने की एबीपी न्यूज ने तैयारी की है पूरी। सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर। अखिलेश हमारे सहयोगी मौजूद है। पहले आज के बजट से जुड़ी हुई बड़ी बातें क्या है जरा जल्दी से बताइए अखिलेश। बिल्कुल, देखिए मिडिल क्लास की बात जो बार बार हो रही है इस बार इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने उस पर बड़ा दांव चल दिया है। तो क्या मिडिल क्लास को आज के बजट से कुछ मिलेगा, ये सवाल है। और इन सबके बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट है। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार ये 8वां बजट है, जो 8वां बजट वो रखने जा रही है सदन के पटल पर। सुबह 11 बजे से वित्त मंत्री का भाषण शुरू हो जाएगा। 11 बजे का समय उसके लिए निर्धारित है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले का बजट है, यानी वोट जो डालेंगे दिल्ली के लोग उससे बिल्कुल पहले बजट है। इस लिहाज से अहम हो जाता है। 2025-26 में जीडीपी 6.3 से 6.8 के बीच आर्थिक सर्वे ने यह इशारा किया है। इसके अलावा मैं एक और अहम बात आपको बता दूं, इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी है। सूत्र जो हमें बता रहे हैं इस लिहाज से अहम हो जाता है कि क्या कोई बदलाव होगा, यह देखना होगा। 100 अमृत भारत और 10 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान भी आज किया जा सकता है। रेल बजट भी आपको पता ही है साथ साथ आता है। अब ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 5,000 हो सकती है। यह भी एक अहम जानकारी हमें मिल रही है, सोर्सेस बता रहे हैं। 5 साल बाद शनिवार के दिन देश का बजट पेश हो रहा है। बजट की वजह से शनिवार को भी शेयर बाजार खुले रहेंगे, लेकिन शेयर बाजार का क्या इशारा होगा यह देखना बहुत ही अहम हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो यह शेयर बाजार गोते लगाता हुआ ही दिख रहा है। रोमाना, तो ये महत्वपूर्ण बातें आज के बजट से जुड़ी हुई और इसी सब पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं। और आगे देखिए, अब जब बजट आने वाला है तो उससे पहले निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं आगे ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी मैं आपको देती चलूं। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री अपने आवास से निकलकर अपने दफ्तर पहुंच चुकी हैं। इस समय वहां पर अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और कुछ ही देर में वो निकलेंगी नॉर्थ ब्लॉक अपने दफ्तर से और सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी वहीं ग्राउंड पर मौजूद है। अभी यहां स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद वो जुड़ रही हैं। साथ ही जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, डीन रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में हैं। राहुल आहलूवालिया, को फाउंडर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे साथ एनसी महेश्वरी जी, चेयरमैन है फारसाइट ग्रुप के, वो मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल केडिया जी मौजूद हैं। गोपाल केडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कुणाल गुप्ता जी, सीईओ हैं रोजगार.com के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं जल्दी से सबसे पहले गोपाल केडिया सर आपसे शुरुआत करने वाली हूं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो टैक्स, मिडिल क्लास, उसी को राहत का इंतजार है। इस बार इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलने वाली है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस बार जो बजट आएगा, इस बजट में चूंकि 2 रेजिम चल रही है इंडिविजुअल टैक्सेशन के लिए, तो जो न्यू रेजिम चल रही है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। चूंकि इससे जस्ट पहले जो बजट आया था, जो जुलाई 2024 में आया था, उसमें 6 लाख से 7 लाख
तक का जो ब्रैकेट है उसको 10% से कम करके 5% कर दिया गया था और मिडिल क्लास को एक 5,000 रुपये की राहत दी गई थी। तो मेरे को नहीं लगता है कि न्यू रेजिम में कोई भी किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ होगी। जहाँ तक ओल्ड रेजिम की बात है तो ओल्ड रेजिम में बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का, क्योंकि ओल्ड रेजिम में जो सबसे बड़ी चीज़ें अभी जो डिफरेंस जो चल रहा है न्यू रेजिम के साथ में, जो सरचार्ज है, जो 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम पर 37% सरचार्ज लग रहा है न्यू ओल्ड रेजिम में, जबकि न्यू रेजिम में वो 25% सरचार्ज है। तो यहाँ पे काफ़ी एनोमेलिटी काफ़ी ज़्यादा है। प्लस दोनों को कंपैरिजन अगर हम करें, 2.5 लाख तक थ्रेशोल्ड लिमिट है ओल्ड रेजिम में, जबकि 3 लाख लिमिट है न्यू रेजिम में, तो इसको दूर किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शंस है ओल्ड रेजिम में, 75,000 रुपया है न्यू रेजिम में। वैसे सर मैं एक बात कहूँ, मतलब यहाँ पर मैंने पहला सवाल पूछकर केडिया साहब से गलती कर दी। मतलब वो जो पूरा हमारा गुब्बारा था कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, महेश्वरी सर इन्होंने गुब्बारे में सीधे ऐसी सुई चुभोई कि नहीं नहीं इस पर तो बात ही नहीं करना, कोई मिडिल क्लास को राहत न्यू टैक्स रिजीम में तो वो मानकर चल ही नहीं रहे कि मिलने वाली है। महेश्वरी जी देखिए, जब हम बजट की बात करते हैं तो जो फिस्कल पॉलिसीज है, जो टैक्सेशन है, उसका अहम हिस्सा है, लेकिन सारा हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो पिछली बार अगर हम बजट की बात करें तो 9 पॉइंट्स उन्होंने की बिंदु जो थे, जो उनका थ्रस्ट एरिया निकाला था, और ये जो बजट है उसको ही रीइंफोर्स करेगा, उसी को फर्दर डीपन करेगा, और उन 9 पॉइंटों को ही किस तरह से हमें आगे करना है उसको लेके चलेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था जो इन्होंने लिया, डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स। जैसे हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या स्कोप है और बाकी 8 बिंदुओं पे हम क्या चर्चा कर सकते हैं। तो अगर ये कंटिन्यूटी वाला बजट रहने वाला है राहुल, तो कुल मिलाकर वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो हम उस पर फोकस सरकार का देख रहे थे बजट दर बजट, वो जो बढ़ता चला गया, इस बार फिर से वही कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पूरा फोकस। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल वो जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है उस पर बार बार डीरेगुलेशन शब्द जो है उस पर भी बहुत जोर दिया गया है, इस पर भी बात करनी चाहिए। राहुल जी, आपने बहुत जरूरी बात करी, क्योंकि देखिए वो आज के दिन की पहली तस्वीर निर्मला सीतारमण की, जिनके हाथ में वो बही खाता, अब बही खाता जो है वो मॉडर्न हो गया है, और ये लाल रंग की आप जो उनके हाथ में एक तरीके से वो किताब नुमा चीज लिपटी हुई लाल रंग के कपड़े में देख रहे हैं, वो टैबलेट है, और इसी टैबलेट में देश का बजट है। और ये पूरी टीम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, वित्त विभाग की, जिसने पूरी मशक्कत के साथ इस बजट को तैयार किया है, उसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी आपको नजर आ रहे हैं, उसमें आपको तुहिन कांत पांडे भी नजर आ रहे हैं, आपको अशोक सेठ भी नजर आ रहे हैं, और पीछे खड़े हुए आपको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी नजर आ रहे हैं। तो ये देश के आला अधिकारियों की वित्त मंत्रालय की वो टीम है, साथ में वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद ये बजट देश का तैयार किया। और देखिए जो देश का आम बजट होता है वो कोई 1-2 महीने में तैयार नहीं हो जाता है, बल्कि उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन किया। आम जनता के लिए तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब मैंने ये सवाल पूछा कि आम जनता को क्या कुछ मिलने जा रहा है, तो उन्होंने बजट का जो कॉपी, जिसको बही खाता कहा जाता है मोदी सरकार में, उसको जो है उन्होंने ऊपर उठा के दिखाया है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकल करके राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही हैं। और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब वित्त मंत्री अपने हाथ में जो बही खाता लेकर के निकली, उनसे जब मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा मैम आम जनता को क्या मिलने वाला है, तो उन्होंने वो बजट की कॉपी, बही खाते की कॉपी उठा करके दिखाई है। देखिए अब गाड़ी दिखाइए संजीव, ये जो गाड़ियों का काफिला है जिसमें वित्त मंत्री सवार है, निर्मला सीतारमण सवार है, और उसके साथ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वो जो सवार हैं, वो काफिला निकल रहा है अब राष्ट्रपति भवन के लिए। ये वो गाड़ी जिसमें वित्त मंत्री बैठी हुई हैं, और यहाँ से ये सामने सीधे राष्ट्रपति भवन जहाँ के लिए काफिला निकल रहा है। यानी कि बजट की वो पहली प्रति जो तस्वीर है वो सामने आ चुकी है, और अब इस जो बजट की प्रति को लेकर के राष्ट्रपति का अनुमोदन करवाने के लिए जो वित्त मंत्री हैं उनकी गाड़ी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो रही है। करीबन 15 से 20 मिनट तक राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। और पिछली बार हमने देखा था, या इससे पहले के 1-2 जो है बजट जो पेश किए गए, राष्ट्रपति बाकायदा दही चीनी खिला करके मुंह मीठा करवाती हैं, और उसके बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलती हैं संसद भवन परिसर के लिए, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। करीबन 10:15 बजे के आसपास बजट को अप्रूव किया जाएगा, और उसके बाद में 11 बजे से बजट पेश किया जाएगा। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जब वित्त मंत्री यहां से निकली हैं, मैंने उनसे सीधा यही सवाल पूछा कि आम जनता को क्या मिलने जा रहा है, तो उन्होंने इशारे में बजट की कॉपी ऊपर की और दिखाया कि ये है, और इसमें
इशारा शायद संभवतः यही कि इसी में है सब कुछ। तो इंतजार सुबह 11 बजे का। जी बिल्कुल रहिए अंकित गुप्ता मेरे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं राहुल आपके पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है जरा जल्दी से मेघा का मैं रुख करना चाहती हूँ। मेघा, जो तस्वीर आई है और जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर वित्त मंत्री की नजर आ रही है और जो साड़ी है, मतलब बाकायदा खूब रौनक वाली साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, खूब फूल खिले हुए साड़ी के बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं मुझे। रुमाना, साड़ी का विश्लेषण तो नहीं कर पाऊंगी मैं मगर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि कल प्रधानमंत्री ने कोई इंडिकेशन नहीं दी। कल जब सत्र शुरू हो रहा था, बजट सत्र, उसके पहले प्रधानमंत्री ने, अगर कोई भी ज़रा भी समझता है पॉलिटिक्स, उन्होंने कल बता दिया है कि आज का बजट क्या होने वाला है। और जब उन्होंने कल मध्यम वर्ग की बात करी, उन्होंने गरीबों की बात करी, क्यों ये बात हुई है, आप प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, हम सब ने सुना, प्रधानमंत्री क्यों कह रहे थे, इसकी ऑफकोर्स विश्लेषण हो रही है कल से। और एक जो बहुत ही सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों आज का बजट किस पर फोकस करेगा, अगर गरीबों पर फोकस करेगा, अगर हमारे फार्मर्स पे फोकस करेगा और हमारे मध्यम वर्ग पे फोकस करेगा तो क्यों करेगा। पहली बात देखिए, वैसे तो कहना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन आज 1 तारीख है और 5 तारीख को दिल्ली वोट डालेगा। देखिए, और ये सारे सब पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं रुमाना, इलेक्शन जीतना पहला काम होता है। हाँ, देश का बजट जरूर आज पेश हो रहा है और ये देश का बजट है, दिल्ली का बजट नहीं है। तब भी जब आप मध्यम वर्ग की बात करते हो तो एक छोटा सा मैं आपको स्टैटिस्टिक्स समझाती हूँ, मध्यम वर्ग क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या सरकार। बिल्कुल, वो हम सब जानते हैं। मैं जरा सा आपको रोकूंगी। और देखिए, बजट की प्रतियां जो हैं वो पहुंच चुकी हैं संसद भवन परिसर में। इसी तरीके से बाकायदा ये मिनी ट्रक्स होते हैं, इनमें भरकर बजट की प्रतियां जो हैं वो पहुंचती हैं। और देखिए कैसे काले कपड़े में लिपटी हुई सील के द्वारा बंद होती हैं ये तमाम प्रतियां। और उसके बाद यहां संसद भवन परिसर पहुंचकर ही जब वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगी, उसके बाद ही ये प्रतियां जो हैं वो तमाम सांसदों को, माननीयों को बांटी जाती हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जो बजट की प्रतियां हैं वो संसद भवन परिसर पहुंच गई हैं। बेहद महत्वपूर्ण होती है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया और बेहद गोपनीय तरीके से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल जल्दी से जिस बात के जिक्र मेघा भी कर रही थी, राहुल आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किस तरीके से वो गरीब, वो मिडिल क्लास, जिसको लेकर खासतौर से प्रधानमंत्री की तरफ से तो संकेत दिए गए, उन पर फोकस रहने वाला है। और इसका जरिया क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बनेगा? रुमाना, बहुत ज़रूरी बात करी आपने, क्योंकि हमारी आय में से कितना कट रहा है वो ज़रूरी है, बट हमारी आय कितनी बढ़ रही है वो और भी ज़रूरी है। तो इसके लिए जैसे आपने कहा, इकोनॉमिक सर्वे में डीरेगुलेशन की बहुत बात हुई है। डीरेगुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारे बिजनेसेस, हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे और इसी से हमारी ग्रोथ होगी। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इस सरकार ने काफ़ी ज़रूरी इस पे महत्व रखा है इस पिछले जोर में। मेरे ख्याल से जीडीपी का 5.1% के आसपास है ना? जी, 5.1 अभी है। हाँ। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 6-6.5% तक जाएगा अभी। और उन्होंने ये सजेस्ट किया है, बट इसके लिए हमें डीरेगुलेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आयात निर्यात को आसान करना बहुत जरूरी है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन यामिनी जी, क्या डीरेगुलेशन यही वो मर्ज है जो सरकार ने पकड़ लिया है क्या? क्योंकि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में मतलब वो 500 पन्नों की करीब रिपोर्ट और उसमें डीरेगुलेशन शब्द का इस्तेमाल जो है वो 300 से ज्यादा बार हो गया। बिल्कुल, इसको इन्होंने काफ़ी हद तक रखा है और कहा है कि ये ग्रास रूट लेवल्स तक लेके जाएंगे। हाँ। ताकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सके और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। ये भी देखा गया है कि जो पिछले बजट्स रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फोकस रहा है, PLI स्कीम्स के ऊपर बहुत फोकस रहा है। ये एक पिचिंग बजट भी रहेगा, जैसे कहा गया है। एक तो दिल्ली में इलेक्शंस हैं उसके लिए, एक लेबर रिफॉर्म्स के लिए, एक DTC कोड लाने के लिए, और ओवरऑल जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर रहा है गवर्नमेंट का पिछले बजट से अगर हम देखें प्रायोरिटीज़ को लेकर के और अभी भी, तो वो उसको जारी रखेगा। अच्छा, बार बार हम यहाँ दिल्ली चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और उससे इस बजट को जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ये आचार संहिता का उल्लंघन ना हो जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही जब दिल्ली चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया गया था तभी साफ कर दिया गया था कि आने वाले समय में, क्योंकि बजट भी आएगा दिल्ली चुनाव से पहले, तो दिल्ली को लेकर कोई स्पेसिफिक आप ऐलान ना करें। ये चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही सरकार को निर्देश दिया गया था। ये बताना यहाँ पर जरूरी था, इसलिए मैंने बताया आपको। मैं जरा अब कुणाल के पास आ जाती हूँ। कुणाल, जो बेरोजगारी है वो एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ रही है और उससे निपटने के लिए आपको क्या लगता है इस बजट में फोकस कहां? देखिए, बेरोजगारी के लिए आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो कल आया उसने अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बहुत ही कम रखा है 3.6% पे। हाउएवर मार्केट अगर हम लाइफ में देखें तो बहुत सारी अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रही है इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में।
उसके अलावा कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स करी गई थी जुलाई वाले मिड टर्म बजट में, लेकिन वो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। वेदर इट इज़, जैसे उन्होंने बोला था कि पीएफ में 2 साल तक का सब्सिडी देंगे, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट सीकर्स को लगभग 1 लाख रुपए तक की सैलरी पहले महीने की सरकार की तरफ से मिलेगी एज अ सब्सिडी, वो सब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब एम्प्लॉयर पीएफ कोविड के दौरान गवर्नमेंट दे रही थी और शुरू करा था, बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, उससे काफ़ी एमएसएमईज को बेनिफिट मिला था। ठीक है, जो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे टेक्सटाइल एक एरिया हो गया। बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए अगर इंडिया ने आज कदम नहीं उठाए तो टेक्सटाइल सेक्टर जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है पिछले 10-12 साल से, वो और स्ट्रगल करता रहेगा। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल रिफॉर्म्स के लिए, प्लस क्लस्टर एमएसएमईज बनाने के लिए, जो हम रीजनल लेवल पे रूरल एमएसएमई के ऊपर फोकस करते हुए अगर ये बजट चलेगा तो उससे क्या है, रूरल इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, उससे कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर में कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट स्कीम्स बढ़ाने की जरूरत है। अगेन फाइनेंस की अवेलेबिलिटी एमएसएमईज को बड़ी मुश्किल से दी जाती है। एक सीजीटी एमएसएमई हालांकि सरकार जो है वो बजट दर बजट उनके लिए क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ाती हुई नजर आई है। मैं इस पर आऊंगी, हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर हमने युवाओं, रोजगार सबसे बड़ी उन्हीं की समस्या होती है, उसको लेकर तो बात की, पर जो अलग अलग वर्ग हैं देश के, और खासतौर से वो जो ज्ञान के तौर पर हम जिसकी बात कर लेते हैं जोड़कर, जिसमें गरीब भी होता है, जिसमें अन्नदाता भी होता है, जिसमें युवा भी होता है और जिसमें महिला नारी भी होती है, इन अलग अलग वर्गों को आज की इस बजट से उम्मीद क्या क्या है, जानने के लिए एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर अखिलेश के पास। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए आर्थिक मोर्चे पर तमाम तरह की चुनौतियां अभी सरकार के सामने हैं, तो क्या उन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश करेगी सरकार इस बजट में, या कुछ ऐलान ऐसे किए जाएंगे जिससे जनता को राहत मिले? उम्मीदों वाला बजट होगा क्या? देखिए बजट से उम्मीदें, किसानों के लिहाज से बात करें, एमएसपी के मुद्दे का समाधान इसमें हो सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। जीरो प्रीमियम फसल बीमा, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। ये किसानों के फ्रंट पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या उम्मीदें हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में कमी का ऐलान किया जा सकता है, यहां पर किसानों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की जा सकती है। और किसानों की ये बजट से जो उम्मीदें हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बताई। अब मिडिल क्लास पर आ जाते हैं, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। दिल्ली चुनाव में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी मुमकिन है, ये उम्मीद है दरअसल, और इससे संबंधित ऐलान भी हो सकता है। ये भी आप समझिए कि इसकी भी ये भी हो सकता है। इसमें न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस का फायदा, ये जनता उम्मीद कर रही है कि उन्हें उसको इस तरह की उन्हें मिले। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन में बढ़ोतरी, इस लिहाज से मिडिल क्लास को फायदा थोड़ा यहां पर मिल सकता है कि टैक्स में थोड़ी उसकी बचत और हो जाए। ये मिडिल क्लास की उम्मीदें हमने आपको बताई हैं। किसानों के बारे में हमने आपको बताया। अब कॉर्पोरेट के लिहाज से अगर देखा जाए, टैक्स सुधार और कम जीएसटी रेट की उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या वो उम्मीद पूरी होगी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले, ये उम्मीद की जा रही है। यानी कॉर्पोरेट जो है वो इस तरह की उम्मीद लगाए बैठा है बजट से। मेक इन इंडिया को किस तरीके से रोक रही हूं आपको अखिलेश, रोक रही हूं आपको। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बाजार से ये बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। आज जब देश का आम बजट आना है, शनिवार का दिन है, वैसे तो शनिवार को शेयर बाजार में छुट्टी रहती है, लेकिन आज बजट आने की वजह से शेयर बाजार खुला हुआ है और गुलजार नजर आ रहा है। बढ़त के साथ आज खुला है शेयर बाजार। सेंसेक्स में 125.66 अंकों की बढ़ोतरी, निफ्टी में 23 अंकों की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार मतलब सेंटिमेंट, और सेंटिमेंट गोपाल केडिया साहब फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि बाजार बढ़त के साथ खुल रहा है आज। केडिया साहब, देखिए स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट बतलाता है कि इस बजट में जो है सारे लोग पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं, और जो जैसे चर्चा हो रही है, और कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा कि हम मिडिल क्लास के लिए और पुअर क्लास के लिए इस बजट में बहुत कुछ लाने वाले हैं, तो स्टॉक मार्केट इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में ये चेंजेस नजर आ रहे हैं। बाजार में तो बल्ले बल्ले हो रही है, खुश है बाजार अभी। और रोमाना, मैं आपको कहूँ, कल से जितने लोगों से मैं बात करी थी, सबने एक ही बात कही कि सुबह 9 बजे उठकर जरा देख लेना बाजार। जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो 9:18 से, इनफैक्ट 1 मिनट पहले शुरू हुई है रोमाना, और 3:30 बजे तक चलेगी। और आपको याद दिलाऊं कि आज जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सैटरडे है, सैटरडे को आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा गया है, ऐसा नहीं है। ये कई बार पास्ट में भी हुआ है। 2015 में, 2020 में बजट सैटरडे को आया था, तो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन
निफ्टी और सेंसेक्स दोनों खुले रहते हैं। आज वैसे सेटलमेंट डे है क्योंकि 31 जनवरी तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे उसका सेटलमेंट होने का दिन था, पर बाजार ने मतलब सेंसेक्स और बीएसई ने ये डिसाइड किया कि वो 3 तारीख को होगा और आज ये नॉर्मल ट्रेडिंग रखेंगे। नॉर्मल ट्रेडिंग इसलिए रखेंगे कि जो जो ऐलान आज वित्त मंत्री करती हैं उस पर रियल टाइम रिएक्शन आपको पता चल ही जाएगा। 12:30-1 रियल टाइम रिएक्शन मतलब आपको एक तरीके से जो बाजार की प्रतिक्रिया है ना वो समझ में आने लगती है कि जो बाजार बजट के अंदर फैसले लिए गए हैं उसको इंडस्ट्री, उसको उद्योग जगत वो है किस रूप में वो उसको ले रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है, उससे खुश है वो, उससे मायूसी है। यही तो बाजार का वो उतार चढ़ाव है और यही तो वो सेंटिमेंट है जो सामने निकल कर आता है। महेश्वरी सर, फिलहाल बाजार में उम्मीदें बहुत ज्यादा और यही वजह कि बाजार बढ़त के साथ खुला है। महेश्वरी जी देखिए, बाजार तो हमेशा हमने देखा है कि बजट से आम अपेक्षा होती है, लेकिन अपेक्षा में दिक्कत ये आ रही है कि हमारे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आज जो ट्रम्प इकोनॉमिक्स चल रही है, जो एक नया ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है, उसको गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी। तो बाजार में उतनी चिंताएं भी हैं, लेकिन बाजार जहाँ तक हम स्मॉल एंड मार्जिनल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, जहाँ हम टैक्स में एनॉर्मली की बात कर रहे हैं, जहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स में जो एनॉमलीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये एड्रेस होगा। और सबसे अच्छा जो उन्हें लग रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम, जहाँ पे भी ओवरऑल हम किसी भी तरीके से देखें, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें, चाहे हम टैक्स में रिबेट की बात करें, चाहे कस्टम ड्यूटी में या कहीं और ढंग से हम कोई और बात करें, तो कहीं ना कहीं जो डिस्पोजेबल नेट डिस्पोजेबल इनकम है वो इन्वेस्टर्स के हाथ में बढ़ेगी, तो उससे हमारी कंजप्शन बढ़ेगी। तो ओवरऑल एक जो आपने कहा बाजार जो इतना गुलजार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें जिस ढंग से कल कि हम प्रधानमंत्री की जो हम स्टेटमेंट है वहां से चलें जी, तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की आशा है कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। और राहुल, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैन्युफैक्चरिंग इन पर्टिकुलर जो आपने पहले बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या बढ़ावा हो सकता है, उस पर बहुत ज़रूरी हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारा सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर जो है देश की इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग है। सो वी हैव टू लुक आउट इन द मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या बढ़ेगा। यामिनी जी जी देखिए, बजट में ज़्यादातर कोशिश यही की जाएगी कि जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट 6% से ऊपर रहे, इन्फ्लेशन का टारगेट 5% से नीचे रहे जो 5% है अभी और टारगेटेड लेवल्स पे रहे, मार्केट में लिक्विडिटी रहे जो ओवरऑल है, और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड रहे ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। 2 चीज़ों पे ख़ास तौर पे ध्यान दिया गया है, एक तो ग्रास रूट लेवल इकोनॉमिक्स के ऊपर और एक रूरल इकोनॉमिक्स के ऊपर और एक डीरेगुलेशन के ऊपर। तो ये 3 चीज़ों को मुद्दे रखते हुए कोशिश करेंगे कि जो जितनी स्कीम्स आएँ वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी हों, एआई पे फोकस हो या टेक्नोलॉजी से जो है जितना सशक्त कर सकें उतना सशक्त करें और प्रोडक्टिविटी गेन्स को जो है फ़ायदा ले सकें और डेमोग्राफिक डिविडेंड्स जो हैं उसका फ़ायदा जितने बिग टिकट रिफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से आ सके। ठीक है, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी जुड़ गए हैं। दिबांग से जानते हैं उनका असेसमेंट आज के इस बजट को लेकर, क्या उम्मीद कर रहे हैं दिबांग, आज क्या लेकर आने वाली हैं वित्त मंत्री अपने पिटारे में? एक तो जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि विशेष कृपा होगी गरीबों पर, मिडिल क्लास पर, तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को काफ़ी कुछ इस बार मिलना चाहिए। और जो मेघा भी अभी कह रही थी कि किस तरह से मिडिल क्लास को मिलना, न केवल मिडिल क्लास को मिलना होगा बल्कि जो चुनाव हैं दिल्ली में उन पर बड़ा असर करेगा। मेरी हमेशा नज़र रहती है कि किसानों पर क्या करेंगे, किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हेल्थ सेक्टर का, जहाँ जो क्योंकि हम लोग LMIC देशों में आते हैं 5.2% खर्च होना चाहिए हेल्थ पर GDP का, लेकिन खर्च होता है 1.9%। हेल्थ सेक्टर की, पूरे सेक्टर की हालत ख़राब है, क्या उस पर कुछ करेंगे? शिक्षा पर लगातार 64 से जब कोठारी कमीशन बना था और नई सरकार ने यानी मौजूदा सरकार ने जो अपनी शिक्षा नीति बनाई 2020 में NEP, उसमें भी बात की गई कि GDP का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। क्या वो खर्च होता है? ये एक बड़े सवाल रहेंगे, लेकिन अगर एक मुद्दा कोई रहेगा तो वो मिडिल क्लास का रहेगा। और मुझे लगता है यहाँ जो टैक्स के जानकार हैं वो जो भी कहें, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर इस बात को कहा कि लक्ष्मी जो हैं वो कल्याण भी करती हैं, समृद्धि भी देती हैं और मिडिल क्लास को आज अच्छी खबर मिलने वाली है। मिडिल क्लास को आज अच्छी खबर, मिडिल क्लास को आस बढ़ी और इसी को लेकर उम्मीदें जो हैं वो लगातार बुलंद और बुलंद होती जा रही हैं। खासतौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कह दिया ना
पीएम ने कह दिया कल कि विशेष कृपा गरीब और मिडिल क्लास पर रहे, ये उम्मीद कर रहे हैं वो, इसी की वो प्रार्थना कर रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से आज देश का बजट आना है और ऐसे में जो देश में अलग अलग कलाकार हैं वो कोयले से एक ऐसी तस्वीर बनाई है उन्होंने। निर्मला सीतारमण जो आज बजट पेश करने वाली है, उसी को ये दर्शा रहा है कि कैसे हर खासोआम जो है उसे बजट का इंतजार है। मैं जल्दी से मेघा का रुख करूंगी। मेघा, क्योंकि यहां पर मिडिल क्लास को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन वो किसान, और किसान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे पिछले वक्त में कोरोना काल था तब भी वो कृषि का क्षेत्र ही था जिसने अर्थव्यवस्था की नैया पार लगवा दी थी। और इस बार भी हम देख रहे हैं वो जो दूसरी तिमाही जिसमें विकास दर जो है उसकी रफ्तार कम हो रही है, लेकिन बावजूद जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें कंपैरेटिवली कृषि जो है वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार फोकस इस बजट में किसानों पर, कृषि कल्याण पर, वो किस रूप में देख रहे हैं आप? किसान सम्मान निधि, उसमें किसी तरीके की कोई बढ़ोतरी की उम्मीद? किसान सम्मान निधि की अगर बात करें आप रुमाना, देखिए ये बिल्कुल सॉलिड खबर तो नहीं हो सकती है अंदर से। ये तो आज बजट में क्या होने वाला है उसकी स्पेसिफिक खबर किसी को नहीं होती है। आपको एक मोटा मोटा अंदाज लगता है कि क्या हो सकता है। तो आप जब सम्मान निधि की बात करते हैं, मुझे लगता है सालाना अभी ये अमाउंट 6,000 का है हर किसान के लिए। एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा। लेकिन मैं तब भी आपको वापस लेकर आऊंगी रोमाना मिडिल क्लास पर, और मैं आपको ये कहूंगी कि क्यों ये मिडिल क्लास, मैं ये बताना चाह रही थी कि क्यों मिडिल क्लास इतना ज्यादा आज महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए देखिए, और हम अगर विश्लेषण करें रोमाना, तो हम कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आज कोई अनाउंसमेंट होता है दिल्ली को लेकर तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा, और ऐसा नहीं होगा। तो हम जब विश्लेषण कर रहे हैं तो इट्स ऑल वेरी फाइन। मैं क्यों ये कह रही हूं? क्योंकि आप ये समझिए कि पूरे देश में सबसे बड़ा मध्यम वर्ग दिल्ली के अंदर है। दिल्ली की जो पूरी जनता है, जो अभी पिछले साल के एस्टिमेट के हिसाब से, सेंसस तो हुई नहीं है, 3 करोड़ के आसपास के ऊपर चला गया है। 70% इस पॉपुलेशन का मिडिल क्लास है। दिल्ली में सबसे बड़ा वर्ग मिडिल क्लास का पूरे देश में दिल्ली में रहता है। इसीलिए मिडिल क्लास, और जब प्रधानमंत्री कल कहते हैं मध्यम वर्ग, तो आप समझ लीजिए पॉपुलिस्ट वर्ड हम यूज करते हैं ना, पॉपुलिस्ट बजट। क्या पॉपुलिस्ट बजट एटलीस्ट मिडिल क्लास के लिए ये होगा। और रुमाना, आपको जल्दी से याद दिलाऊं कि पिछले कुछ बजट्स ना काफी ड्राई रहे हैं। सरकार के बजट पॉपुलिस्ट नहीं हुए हैं, मगर इस बार उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा पॉपुलिज्म दिखेगा, क्योंकि 3 दिन के बाद दिल्ली के चुनाव है। लेकिन मैं तब भी ये नहीं कह रही हूं कि मैं 2 और 2 को कनेक्ट कर रही हूं। मैं यहां कह रही हूं कि अगर आप मिडिल क्लास के लिए या मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी लेकर आएंगे, पूरे देश के लिए लेकर आएंगे ना, दिल्ली में प्रभाव पड़ेगा तो शायद पड़े। बिल्कुल। ऐसे में दिव्यांग, पिछली बार हमने देखा था जब जुलाई में बजट आया था, तो फिर वो जो सहयोगी थे और उनके जो शासित राज्य थे, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक, उनके लिए खास स्पेशल पैकेज आया। क्या इस बार उस तरीके की कुछ गठबंधन की मजबूरियों के तहत भी बजट में प्रावधान रखे जा सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? उस तरफ मुझे लगता है कि इशारा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उसको हम लोग रूल आउट करते हैं, पर मुझे लगता है जो ज़्यादा ध्यान होगा वित्त मंत्री का, वो ध्यान होगा मिडिल क्लास पर। और ये दिल्ली का चुनाव, ये हम लोग बार बार अपने डिस्कशंस में पिछले 4-5 दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं, और सरकार को भी इसकी भनक लग गई है कि इस पर हम लोग बहुत तेज़ी से चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए जो प्राइस है, उसने जो हिसाब बनाया है उसके हिसाब से 6 लाख से 36 लाख रुपए सालाना जो कमाते हैं प्राइस के अनुसार, वो मिडिल क्लास में आते हैं। और 67% लोग हैं दिल्ली के जो मिडिल क्लास में आते हैं। बहुत बड़ी आबादी है। अगर देश की बात करें तो 57 करोड़ लोग हैं जो इस मिडिल क्लास में आते हैं। तो अपने आप में कोई भी कदम मिडिल क्लास के लिए अगर उठाती है सरकार, तो एक तरीके से बड़ा फ़ायदा, एक बड़ा पॉजिटिव होगा। और ये वो मिडिल क्लास है जो लगातार सरकार के साथ खड़ा रहा है चुनाव दर चुनाव, और उसको मिलता कुछ नहीं है। ये भाव मिडिल क्लास में है कि जो गरीब हैं उनको तो सीधे कैश ट्रांसफ़र से, और हम देख रहे हैं लगातार, जिसको रेवड़ी लोग कहते हैं, जिसको ज़रूरी मदद भी लोग कहते हैं, वो मिल रहा है। अगर अमीरों की बात देखें तो अमीरों का जिस तरह से टैक्स घटाया गया, कॉर्पोरेट टैक्स 40% से 15 से 25% किया गया, तो अमीरों को एक तरीके से मदद मिल रही है। लेकिन भाव ये है कि मिडिल क्लास को लगातार मोदी सरकार को समर्थन के बावजूद
उतनी राहत नहीं मिलती जिसकी उनको उम्मीद है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है मिडिल क्लास के लिए। सिर्फ मिडिल क्लास के नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ इस समय। और वित्त मंत्री जो हैं वो एक तरीके से उनकी बड़ी हमदर्दी रहती है इस क्लास से, वो इन लोगों को समझती हैं, बाकी लोगों को भी समझती हैं, पर इन लोगों को भी अच्छा खासा समझती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो ये वही वित्त मंत्री हैं जिनको जब चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था तो उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जिस पर लगता है कि इस बार फोकस होगा। और अगर आप देखें मिडिल क्लास की हालत वाकई में ख़राब है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो छोटी कारें हैं जो मिडिल क्लास के लोग अक्सर खरीदते हैं उनकी बिक्री में करीब 15% कमी आई है। अगर टू व्हीलर्स की बात करें प्री कोविड और आफ्टर कोविड, अब टू व्हीलर माना जाता है कि मिडिल क्लास वाला ही खरीदेगा, गरीब तो खरीदेगा नहीं, अमीर भी नहीं खरीदेगा, उसमें भी करीब 40 लाख यूनिट्स की कमी आई है। तो मिडिल क्लास पिस रहा है, ये तो दिखाई देता है, आंकड़े यही बताते हैं। तो अगर मिडिल क्लास पिस रहा है तो उनकी मदद जरूरी है, जो मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने इशारा भी किया। और मिडिल क्लास की मदद जरूरी है तो मतलब सीधे सीधे मामला जो है वो टैक्स पर आता है केडिया साहब। फिर तो मतलब टैक्स के जरिए कहीं ना कहीं राहत मिडिल क्लास को मिलने वाली है, आज ये उम्मीद की जाए। देखिए जो मैं बात कर रहा था कि जो 2 रेजिम चल रही है इंडिविजुअल्स टैक्सेशन की, उसमें ऑल रेजिम जो है उसमें बहुत सारा सुधार किया जा सकता है। अगर उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाता है तो जो मेजर सुधार करने की जो उम्मीद है, जो ATC में इन्वेस्टमेंट की बात हम लोग करते हैं, जो 1,50,000 बहुत वर्षों से चल रहा है और उसको केवल 2 लाख तक करने की बात हो रही है, तो इसमें चेंज किया जा सकता है। जो हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट में छूट की जो बात है, जो 2 लाख रुपया भी है, उसको बढ़ा के 3 लाख रुपया किया जा सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको 2.5 लाख से 3 लाख किया जा सकता है। और जो मैंने पहले भी कहा था, जो सरचार्ज आपने क्योंकि यहाँ पर ATC का जिक्र किया तो वो एक तीर से 2 निशाने वाला मामला भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों बैंकों की तरफ से भी ये एक चिंता जताई गई थी कि साहब जो जमा है बैंकों का वो घट रहा है और जो म्यूचुअल फंड्स और बाजार है वहां पर ज्यादा पैसा जा रहा है। तो वो मिडिल क्लास को राहत की राहत और साथ ही साथ बैंकों में भी जमा बढ़े, उसका भी कोई जुगाड़ यहाँ पर तलाशा जा सकता है। एक तीर और 2 निशाने। केडिया साहब देखिए, इंडिया में जो टैक्स पेयर्स हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं। जो ओल्ड रेजिम चल रही है उनके साथ उनका इमोशन जुड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट में वो लोग विश्वास करते हैं। वो चाहते हैं कि सर एक सेकंड में आपको रोकूंगी, तस्वीरें आ गई हैं राष्ट्रपति भवन के भीतर से, सीधी तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची अपनी टीम के साथ और वहां जो बजट है उन्होंने वो राष्ट्रपति को दिखाया। राष्ट्रपति का अनुमोदन लिया जाता है और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये वो बजट की प्रति राष्ट्रपति को बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस बार का जो देश का बजट है, जो उम्मीदों का बजट माना जा रहा है, जिसको कई बड़ी चुनौतियां पार करनी है, जिस तरीके से वो इकोनॉमिक सर्वे जो आया और उसने बताया कैसे अर्थव्यवस्था की रफ्तार कुछ मध्यम सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ अन्य चुनौतियां जिसका जिक्र किया गया इकोनॉमिक सर्वे में, किस तरीके से विदेशी मुद्रा 11 महीने में सबसे कम पर पहुंच गई है, रुपए में रिकॉर्ड गिरावट देखने के लिए मिल रही है, कम विकास का अनुमान अगले वित्त वर्ष के लिए भी जताया गया है और युवाओं का वो बेरोजगारी दर 15 से 29 साल के आयु वर्ग की अगर बात की जाए तो वो डबल डिजिट पे 10.2% पर है। चीन के साथ व्यापार असंतुलन जो है वो बढ़ चुका है। तो ये वो तमाम बिंदु हैं, ये वो तमाम चुनौतियां हैं जिसको कहीं ना कहीं पार पाना है और इसी का वो हल क्या निकाला है वित्त मंत्री ने, क्योंकि हर मर्ज की दवा वित्त मंत्री का ये बजट इस बार कैसे साबित होगा, इसी का इंतजार। वित्त मंत्री अपने आवास से निकली, सबसे पहले अपने दफ्तर पहुंची, अपने दफ्तर पहुंचकर अपने टीम के साथ मीटिंग की, वहां से वो बजट जो लाल कपड़े में लिपटा हुआ, पहले बही खाता कहा जाता था, बही खाता तो हम अब भी इसको कहते हैं, लेकिन अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, अब ये पेपरलेस हो चुका है, अब ये डिजिटल है और ये जो वित्त मंत्री के हाथ में लाल कपड़े में लिपटा हुआ आप दस्तावेज देख रहे हैं, ये दरअसल वो टैबलेट है जिसमें बजट देश का वित्त मंत्री ने सजोया है। तो ये वित्त वर्ष 2025-26 का बजट है जो वित्त मंत्री आज सदन में पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचकर वित्त मंत्री ने मोहर राष्ट्रपति से लगवाई है इस बजट पर। और हर बार वो तस्वीरें दिखती हैं, मुझे लगता है अभी वो आएंगी मेघा, जब राष्ट्रपति जो हैं वो मुंह मीठा कराती हैं। ये भी एक तरीके से एक परंपरा सी बन गई है। द्रौपदी मुर्मू जब से राष्ट्रपति भवन पहुंची और निर्मला सीतारमण जब उनके पास लेकर जाती हैं ये बजट अनुमोदन के लिए, तो वो दही चीनी खिलाती हैं, उनका मुंह मीठा कराती हैं। शुभारंभ तो हम वैसे ही करते हैं
कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा हो जाए। और वैसे हलवा सेरेमनी आपको याद है, हाँ। जब ये बजट तैयार हो जाता है और बजट तैयार होने के बाद जब वो बिल्कुल सील तरीके से अंदर रख दिया जाता है, जहां जिस कमरे में कोई नहीं जा सकता। थोड़ी सी मुझे इसका थोड़ा ज्यादा आइडिया है क्योंकि मैं बहुत जाती हूँ नॉर्थ ब्लॉक। तो वो जब बजट बनती रहती है, पहले तो वो टीम, उस टीम के फोन्स जो हैं रोमाना, वो किससे बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन सब पे नजर रखी जाती है। तो बेचारे जितने अफसर होते हैं जो उस टीम में रहते हैं, जो बजट बनाई जाती है, वो तो वैसे ही उनका वैसे बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं वो, एक तरीके से आप कहिए काफी समय तक। और जब ये बन जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है बजट, फिर वो हलवा सेरेमनी होती है जिसमें वित्त मंत्री खुद ही रहती हैं, सब पूरी टीम को हलवा खिलाती हैं। इस बार काफी निराशा हुई हाँ? क्योंकि इस बार वो जो हलवा सेरेमनी थी उसकी तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की गई इस बार इसलिए बहुत निराशा हुई। बाकायदा इस बारे में जानकारी सामने निकल कर आई कि वो तस्वीरें इस बार सार्वजनिक नहीं की गई है हलवा सेरेमनी की। तो मैं शायद उसको मिस कर गई होंगी, लेकिन हलवा सेरेमनी जब होती है उसके बाद उस सील कमरे में बजट की कॉपियां रख दी जाती हैं। और आज ऑफ कोर्स अब जब राष्ट्रपति भवन में है वित्त मंत्री, तो हाँ, दही चीनी से तो हम एग्जाम देने जाते हैं रोमाना, तब भी माए पिताजी आपको दही चीनी ही खिलाते हैं। तो इसी से शुभारंभ आज का दिन। लेकिन मुझे लगता है कि आज देखिए मार्केट में जो उछाल है रोमाना, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो एक तरीके से इंडिकेट करती है, मार्केट तो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि क्या होने वाला है। एक तो इन्हें तो एक हम लोगों से ज्यादा सेंस तो मार्केट वालों को होता है कि क्या होने वाला है, और शायद मैं कहूं कि थोड़ा अंदाजा भी हमसे थोड़ा ज्यादा भी होता होगा, कई इंफॉर्मेशन होती होंगी, क्योंकि उनका तो यही काम है। और मार्केट में जो उछाल है उस हिसाब से हमें अगर हम समझें तो शायद एक पॉजिटिव बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं आज। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं और मार्केट का जिक्र कर रही हैं। देखिए, हम सब जानते हैं मार्केट किस तरीके से सेंटिमेंट पर चलता है और इस वक्त तो सेंटिमेंट देश भर में हाई है क्योंकि सबको उम्मीदें बहुत ज्यादा इस बजट से। और ये जरा तस्वीर देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो आज नजर आ रही है, और जितना मैं देख पा रही हूँ ये मधुबनी पेंटिंग के डिजाइन वाली साड़ी है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बांधी हुई है। ये देखिए, और दिबांग जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। वो अक्सर जो परिधान होता है, जो वेशभूषा होती है, उस पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। दिबांग जी, आज की ये साड़ी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मधुबनी पेंटिंग वाली, और बिहार में देखिए इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या इसका कोई लिंक जुड़ता हुआ यहाँ कहा जा सकता? मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सोचा होगा कि इतनी साड़ियाँ हैं ये पहन लूँ क्योंकि ये बिहार में चुनाव है। और थोड़ा सा स्ट्रेच मुझे लग रहा है, बाकी कोशिश तो कुछ भी कर सकते हैं एंकर। पर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये एक तरीके से नई किस्म की तस्वीरें हैं जिसमें वीडियो राष्ट्रपति के साथ दिखाई देता है। पहले ये सब नहीं दिखाई देता था, पहले हम लोग सिर्फ गाड़ियाँ देखते थे राष्ट्रपति भवन में जाते हुए, वहाँ से आते हुए, और ये एक नई सी तस्वीरें हैं। स्टिल पिक्चर आती थी राष्ट्रपति भवन से बाद में, पर ये जो वीडियोज़ हैं ये मेरे ख्याल से एक नई शुरुआत है। और किसी भी तरीके का नयापन, ख़ास तौर पर जिसमें आपको बताया जाए कि क्या हो रहा है, दिखाया जाए, तो वो एक स्वागत योग्य बात है। और निर्मला सीतारमण बहुत ही काबिल मुख्य वित्त मंत्री हैं, बहुत ही काबिल, और लगातार यही वजह है कि वो लगातार बजट पेश कर रही हैं, अपने आप में रिकॉर्ड बनाने जाएंगी। इस तरह से लगातार बजट पेश करते हुए ये भी एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए, उनकी काबिलियत के लिए। यानी ऐसी वित्त मंत्री हैं जो चुनाव नहीं लड़ती हैं लोकसभा का, उसके बावजूद वहाँ पर खड़ी हुई हैं राष्ट्रपति भवन में इस समय मंत्री के तौर पर। तो ये एक उनकी काबिलियत की, उनकी क्षमता की एक तरीके से बहुत बड़ी तारीफ है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो महिला सशक्तिकरण, उसकी भी एक बड़ी ये तस्वीर है जो सामने निकल कर आ रही है राष्ट्रपति भवन से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं और राष्ट्रपति से बजट पर एक तरीके से मोहर जो वित्त मंत्री ने लगवा ली है। और इस बीच देखिए, अभी तक जो बजट का सिलसिला मोदी सरकार में शुरू हुआ, उसमें जो बड़े ऐलान हुए, जरा वो सिलसिलेवार तरीके से हम दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से बजट के दौरान वो बड़े ऐलान हुए हैं, जिसमें इनकम टैक्स छूट जो है वो 2.5 लाख तक बढ़ाने का फैसला 2014 में लिया गया। 2017 की अगर बात की जाए तो फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई,
और इसी तरीके के कुछ और अन्य बड़े ऐलान जो बजट के दौरान किए गए हैं। इसमें 2019 अंतरिम बजट जो था तब वो किस तरीके से किसान सम्मान निधि वाला बड़ा फैसला लिया गया। तो आज निगाहें निर्मला सीतारमण पर हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से बजट पर मोहर लगवा ली है। अब संसद भवन परिसर पहुंचेंगी, वहां पर कैबिनेट की मोहर लगेगी और फिर सुबह 11 बजे का समय है जब निर्मला सीतारमण देश का बजट देश को समर्पित कर देंगी। उम्मीदों वाला बजट, उम्मीदें बहुत हैं। क्या होने वाला है? मिडिल क्लास को भी आस है, किसान भी कल्याण की उम्मीद कर रहे हैं, युवाओं को भी रोजगार की बहार आने की उम्मीद है। उम्मीदों पर कितना खरा होगा ये बजट?